जी आज दिल्ली चुनाव 2020 के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। तो आज बड़ा दिन है दिल्ली के लिए, क्योंकि आज दिल्ली एक नई सरकार के साथ सामने होगी। काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। केंद्र के भीतर जाने वाले सामानों की जो स्कैनिंग है वो होगी। तो दिल्ली चुनाव के आज जो नतीजे आने वाले हैं, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, जो आंकड़े देख पा रहे हैं, अभी शून्य है, लेकिन 8 बजे के बाद इसमें बदलाव, तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। 772 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। 70 सीट के लिए 8 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जो आज नतीजों के तौर पर, परिणाम के तौर पर ये बदल जाएंगे, आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे। देखना ये होगा कि आपकी सरकार बनती है या फिर कमल का राज चलता है। हालांकि ये चुनाव परिणामों के बाद फैसला हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल जो है इशारे कुछ और कर रहे हैं। और इस बार 62.59% वोटिंग हुई है, यानी कि मान सकते हैं आप कि ज्यादा नहीं तो कुछ कम भी नहीं वोटिंग हुई, अच्छी वोटिंग हुई है। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। केंद्र के भीतर जाने वाले सामानों की स्कैनिंग भी होगी। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और दिल्ली में जो चुनाव हुए, अब उसके परिणाम की बारी है। देखना यह होगा किसकी सरकार बनती है, किसने बेहतर काम किया, या फिर जनता ने उम्मीद जो लगाई है कि क्या उससे भी बेहतर कोई काम कर सकता है। जनता ने क्या मूड बनाया था, किस तरीके से वोटिंग की थी, इन सभी बातों पर दिन भर चर्चा होती रहेगी। और जो आप टैली देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो नंबर्स चेंज होंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं, लेकिन नतीजे से ठीक पहले सोमवार को इसको लेकर आप और बीजेपी ने जीत को लेकर अपना अपना दावा ठोक दिया है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। 2015 का रिकॉर्ड खुद से दिल्ली की जनता तोड़ने जा रही है। काम के नाम पे वोट पड़ा है। बट हम लोगों का अपना सर्वे का अनुमान है 48+। इस दावे के बीच आपका कहना है कि जनता ने केजरीवाल सरकार के काम पर वोट दिया है, और वो सर्वे में भी दिख रहा है। बात होगी बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, जो हमने किया पूरे चुनाव में, और उसका परिणाम है जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। हालांकि आपके पक्ष में आए सर्वे और एग्जिट पोल पर बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है कि 3 बजे के बाद हुई वोटिंग ही दिल्ली में बीजेपी को जीत दिलाएगी। 3 बजे के बाद 6 बजे तक, और 6 बजे तक जो लोग चले गए अंदर, वो 8 बजे तक वोट किए हैं, तो उनको तो एग्जिट पोल में आए ही नहीं ना। तो वो मैक्सिमम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उधर आप और बीजेपी के दावों के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आपको ही चुनावी फायदा होने की बात कही है। पब्लिक में अगर आप चीजें सस्ती कर दें और फ्री कर दें तो स्वाभाविक है कि लोग वोट देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ विकास से ज्यादा इस तरीके का अगर जेब में कुछ मिल जाए तो एक लालच वाली प्रवृत्ति तो होती है लोगों में, उसका फायदा तो होगा इनको, सीधे बात होगी। और मुझे तो लगता है बहुत अच्छी सीटें आएंगी आम आदमी की, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बता दें, चुनाव के बाद हुए तमाम तरह के सर्वे में दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद नतीजों को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। हालांकि ये सर्वे अनुमान ही है। ऐसे में नतीजों के बाद ही पता चलेगा मंगलवार को दिल्ली में असल में किसका मंगल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही देर में मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली के चुनाव परिणाम का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा। बस कुछ घंटे बाद स्ट्रांग रूम में रखी ये ईवीएम मशीनें खुलेंगी, वोटों की गिनती होगी और 2-4 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बननी है। दिल्ली फिर से आपकी हो जाएगी या 21 साल बाद देश की राजधानी में फिर से कमल खिल जाएगा। वैसे चुनाव दिल्ली का है, सरकार दिल्ली में बनने वाली है, लेकिन परिणाम पर सबसे ज्यादा पैनी नजर बिहार के सियासतदानों का है, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव बिहार में ही है। अब सवाल है कि क्या दिल्ली चुनाव परिणाम का असर बिहार पर पड़ेगा? क्या दिल्ली के परिणाम बिहार की सियासत को प्रभावित करेंगे? तो जवाब है शायद नहीं।
कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज के बिहार की सियासत मुख्य रूप से 3 बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। अक्टूबर 2005 से अब तक जब भी इन तीनों पार्टियों में से 2 के बीच गठबंधन हुआ, सत्ता उससे ही मिली। अक्टूबर 2005 में बीजेपी जेडीयू ने साथ साथ चुनाव लड़ा, सरकार एनडीए की ही बनी। जेडीयू के हाथ 88 सीटें आईं और बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी 54 सीटों पर सिमट गई। 2010 में तो एनडीए ने करीब करीब आरजेडी का सफाया ही कर दिया। जेडीयू के खाते में 115 और बीजेपी के खाते में 91 सीटें गईं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल मात्र 22 सीट पर सिमट गया। लेकिन जैसे ही 2015 में बिहार की सियासत के समीकरण बदले, परिणाम और सरकार दोनों बदल गए। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया और महागठबंधन बनाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। 2010 में 22 सीट पर सिमटने वाली आरजेडी 80 पर पहुंच गई, जेडीयू के खाते में 71 सीटें गई और छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन के बावजूद बीजेपी 53 पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। 2017 में एक बार फिर बिहार की सियासत ने करवट ली। नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीत ली और आरजेडी को 0 पर सिमटा दिया। अब जबकि 2020 में भी सियासी गठजोड़ वही है, यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे में दिल्ली चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में हो या आम आदमी पार्टी के पक्ष में, बिहार की सियासत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। यानी दिल्ली से बिहार बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट कुछ ही घंटे में आ जाएंगे और एग्जिट पोल्स के हिसाब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर से सरकार बनाने की राह पर हैं। अगर यह सही हो जाता है तो क्या केजरीवाल की चुनावी चाल दूसरे राज्यों के लिए जीत का मंत्र होगी? दिल्ली में अगर चुनाव परिणाम एग्जिट पोल्स के हिसाब से रहे तो क्या दूसरे राज्यों में मुफ्त का ट्रेंड चलेगा? क्योंकि दिल्ली की तर्ज पर झारखंड और महाराष्ट्र की सरकार फ्री में बिजली देने पर विचार कर रही है। तो क्या बिहार में भी चुनावों में राजनीतिक दल कुछ ऐसे ही वादे करेंगे? क्या मुफ्त योजना को राजनीतिक दल हथियार बनाने लगेंगे? हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का दावा है कि विकास ही अब चुनावी जीत का रास्ता है। दिल्ली में जो है और दिल्ली का प्रयोग पूरे देश में हो जाए ऐसा संभव नहीं है। विकास आवश्यक है। विकास के आधार पे लोग अब धीरे धीरे पोलराइज हो रहे हैं। लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, केवल नारों पर अब नहीं चलने। वहीं कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि ये चुनावी वादे हो सकते हैं, लेकिन हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती है। दिल्ली की स्थिति कुछ और है। दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां सब हाथ को काम है। बावजूद सीएम को चुनाव जीतने के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, मेट्रो फ्री, बस फ्री, बिजली की यूनिट कम होना, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा ट्रेंड चल जाएगा कि जहां हर हाथ को काम है लगभग, वहाँ फ्री की आदत पड़ रहा है। हर राज्यों के अलग अलग विषय हैं, हर राज्यों का अलग अलग, वहाँ जिस समस्याओं को लेकर के जनता को परेशानी थी वहाँ केजरीवाल जी ने फ्री किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह जो है इसी फार्मूले को लागू करें। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखना यह है कि क्या यहाँ भी सियासी पार्टियां मुफ्त का बाजार सजाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नील कमल की रिपोर्ट। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को SC/ST सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर पर हुई और इस दौरान रामविलास पासवान ने कहा कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देने की जरूरत है। इससे हमेशा के लिए इस मसले का समाधान हो जाएगा। पासवान ने इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाने की मांग की है और इसके साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की वकालत की। एलजेपी सांसद चिराग पासवान समेत सभी सांसदों ने इसका समर्थन किया है। जो भी मान लेते हैं कि जो है एक्ट है, रिजर्वेशन से संबंधित एक्ट है, उसको संविधान के 9वीं सूची में डाल दिया जाए, 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में डालने से क्या होगा कि कोर्ट में कोई जा नहीं सकेगा।
हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले आया था कि नहीं उसको भी हम रिव्यू करेंगे, लेकिन वो बहुत डिफॉल्ट होगा। तो ये क्या कहते हैं कि ये दो चीज है, बाकी उसके अलावा हमेशा हम लोग कहते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, सरकारी नौकरी है, वो प्राइवेट में जा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए। और इधर अमित शाह के साथ एलजेपी सांसदों की बैठक से जुड़ी खबर, जो 12 फरवरी को डिनर पर ये सभी सांसद मिलने वाले हैं। रामविलास पासवान, चिराग पासवान इस बैठक में मौजूद होंगे। एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चाएं होंगी। तो अमित शाह के साथ एलजेपी सांसदों की बैठक होने वाली है। तारीख होगी 12 फरवरी की, जब डिनर पर सभी सांसद मिलेंगे, जिसमें रामविलास पासवान होंगे, चिराग पासवान होंगे, इस बैठक में मौजूद होंगे। एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चाएं होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति के लिहाज से भी ये अहम बैठक मानी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के दोषियों को आज सजा सुनाई जा सकती है। साकेत कोर्ट से सजा पर आज फैसला आने की उम्मीद है। 4 फरवरी को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने जहां से कड़ी सजा की मांग की है, वहीं दोषियों के वकील ने कम से कम सजा देने के लिए दलीलें दी हैं। और आपको बताएं कि कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई करते हुए ब्रजेश ठाकुर समेत 19 को दोषी करार दिया था। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गैंगरेप, दुष्कर्म और जुवेनाइल एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। तो ब्रजेश ठाकुर ने क्या दलील दी थी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता पा रहे हैं। उसने अपनी स्थिति, बीमारी, पारिवारिक स्थिति पर विचार करने की बात कोर्ट के पास अपील की थी और उसने कहा था कि पूरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूं। तो ये बताने की कोशिश की गई थी ब्रजेश ठाकुर की तरफ से कि उसके पास संपत्ति, जो कि जांच एजेंसियों ने बताया है कि उसके पास काफी संपत्ति है, और कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और ऐसे में ब्रजेश ठाकुर ने जो दलीलें दी हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसने अपनी बीमारी और पारिवारिक स्थिति का हवाला दिया है। और नजर डालते हैं बालिका कांड के उन दोषियों के नामों पर जिन्हें सजा मिलेगी, जिसमें सबसे पहला नाम है मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का, जो बालिका गृह का संचालक है। चलिए, पिछले साल बारिश में पटना को डुबोने वाले अधिकारियों की पहचान कर ली गई है। उप विकास आयुक्त की जांच रिपोर्ट में 27 अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसमें बुडको के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और आईएएस अधिकारी अमरिंदर प्रसाद सिंह का नाम शामिल है। पटना नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त अनुपम कुमार सुमन के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अनुशंसा करने का फैसला किया। वहीं जल जमाव के लिए दोषी 14 अभियंताओं को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा संविदा पर नियुक्त 7 अभियंताओं को कार्यमुक्त करने का फैसला लिया गया। नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है। और आइए आपको बताते हैं कि जो आरोपी पाए गए हैं उन्हें किस किस कारण से आरोपी बनाया गया है। तो सबसे पहले कि बुडको एमडी अमरिंदर सिंह पर संप हाउस की व्यवस्था की मॉनिटरिंग नहीं करने का आरोप है। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त अनुपम सुमन को मानसून के निपटने के लिए कोई प्लान नहीं होने पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। इधर नगर निगम के 4 कार्यपालक पदाधिकारियों को नालों की सफाई में खाना पूर्ति करने का आरोपी बनाया गया है, जबकि बुडको के इंजीनियरों और 7 संविदा अभियंताओं को लापरवाही का आरोपी बनाया गया है। तो किन पर क्या आरोप लगे हैं, तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं कि पटना को डुबोने वाले उन तमाम लोगों को उनकी पहचान की गई, कौन दोषी हैं, किन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, जिन्होंने व्यवस्थाओं में अपनी संलिप्तता नहीं दिखाई और हाथ खड़े कर दिए, उन सभी के नाम और चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं।
ऊर्जा विभाग में काम करने वाले कर्मियों के कुछ संघों ने आज 24 घंटे के हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यह हड़ताल आज सुबह 6 बजे से 12 फरवरी के सुबह 6 बजे तक होगी, लेकिन कर्मियों की इस टोकन हड़ताल पर विभाग तो सख्त है ही। अब हाईकोर्ट ने भी हड़ताली कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। हालांकि आज इस पर दोबारा सुनवाई करने की बात कही गई है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत स्पष्ट है कि एस्मा के तहत हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी पब्लिक को किसी भी प्रकार का कष्ट, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रेलवे हो या आम जनजीवन हो, वो हम लोग नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस आदेश में इसका उल्लेख है कि वो जो अगर उनको जायज़ तरीका है उसका वो उपयोग। अरवल से खबर, जहां के संभरिया महादलित टोले में दबंगों ने मुख्य सड़क को काट दिया, जिससे यहां रहने वाले लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस टोले में करीब 40 हैं, लेकिन रास्ता बंद होने से इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। नाराज महादलित टोले के लोगों ने अंचल कार्यालय पर हंगामा किया है। लोगों का आरोप है कि सड़क से वो शुरू से ही आते जाते रहे हैं, लेकिन दबंगों की नजर इस जमीन पर थी, जिसके कारण उन्हें सड़क को उन्होंने बाधित कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इससे निपटाने में जुट गए। नहीं बने देंगे, नाली है बीचे बीचे सा, ताकि नाली में हेल के आइए जाइए। हमार है प्याज रोपेला है, तो कि हम लोग कैसे जाएंगे? साल भर से गिरल है, ईटा बालुआ नहीं बने दे रहा है, लेकिन नहीं बनेगा। हम लोग को जमीन है। सर मामला हुआ कि सब रोड काट दिया, हाँ काट के दिया ये तो मारला तम दिया कर दिए थे। पीओ आएगा चाहे जो जगह चाहे कलेक्टर चाहे नहीं मानेगा बात। अच्छा, हाँ ये बात कहा था। कहाँ का मामला है? समरिया टोला के महादलित के माफी उपी कराया जा रहा है। हाँ। कुछ लोग आए थे दिन में कि यहाँ पर रास्ते बनने में कोई लोग काट दिए हैं जी बीच में, उसी को देख के माफी करा के रास्ता निकालने का कार्रवाई किया जा रहा है। सरकारी योजना जब सिर्फ घोषणा बनकर रह जाए तो जरूरतमंदों का क्या होगा? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हॉटस्पॉट योजना का हाल भी कुछ ऐसा है। दरअसल सरकार ने हर एक पंचायत में 5 हॉटस्पॉट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर ये योजनाएं नहीं उतर पाई। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 1 साल पहले घोषणा की थी और कहा था कि ग्राम पंचायतों से 1 किलोमीटर के दायरे में हाई स्पीड इंटरनेट काम करेगा, जिससे लोगों को इंटरनेट यूज करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतरी। हमने भागलपुर के शाहकुंड पंचायत के लोगों से बात की। सबने यही कहा कि योजना जमीन पर नहीं उतरी। गांव के गरीब बच्चे भी इंटरनेट का सुविधा उठा सकें, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक जगह भी किसी भी पंचायत में ये योजना सक्सेस नहीं हुआ। अभी तक तो जो सरकार का जो वादा था, जो घोषणा किया था युवाओं को लुभाने के लिए कि हॉटस्पॉट लगाएंगे, ई लर्निंग की सुविधा गांव में होगी, गांव तो छोड़िए शहर में ढंग से उस चीजों को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। भागलपुर के बाद हम पहुंचे मुंगेर, जहां बांक पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि ने बताया कि इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है। ऐसी ही स्थिति कलरामपुर पंचायत की भी है। यहाँ तार तो बिछे, लेकिन पूरी योजना तार के साथ जमीन के नीचे ही दब गई। मेरे पंचायत में ऐसा कोई योजना नहीं आया हुआ है, न इसका सुविधा हमारे ग्राम पंचायत को मिल रही है। और जो मैं अपने ऑफिस में लगाया हूँ तो वो पर्सनल वाईफाई लगाया था, लेकिन चालू भी नहीं हुआ, लेकिन बिजली विभाग फुहार के लिए चला गया। पंचायत में हमने बीएसएनएल का पाइपलाइन किया हुआ है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या है हॉटस्पॉट योजना। इस योजना के तहत 6105 पंचायतों में लगना था हॉटस्पॉट। हर पंचायत में 5 हॉटस्पॉट लगने थे। 3 सरकारी भवनों में करना था इंस्टॉल। 1 ग्राम पंचायत भवन में लगना था। 1 भीड़ भाड़ वाले जगह पर इंस्टॉल होना था। ऑप्टिकल फाइबर में 700 करोड़ की आती लागत। जून 2019 में ही काम पूरा करने का किया था वादा। पंचायतों में हॉटस्पॉट योजना बिहार की तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन अफसोस कि जिस गर्मजोशी से इसकी घोषणा की गई थी, उस अंदाज में अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जाहिर है इसका खामियाजा गांव और पंचायत के लोग उठा रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और कैमूर के गांव के लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र को तलाश रहे हैं, वो भी 1-2 साल से नहीं बल्कि कई साल से, लेकिन न केंद्र की तरफ से सहायता मिली और न ही सुविधा मिल पाई। कैमूर के बिनोबा नगर के बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि इस केंद्र का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा। बच्चे केंद्र पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये गांव से 12 किलोमीटर दूर है, वो भी पहाड़ी रास्तों पर, जिससे वहां पहुंचना मुश्किल है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अपने केंद्र का पता नहीं, तो लाभ कैसे मिल पाएगा। अरे हमने के आंगनबाड़ी में कुछ नहीं मिला जी, हमने के देखल है ये नहीं खींचेंगे कहाँ आंगनबाड़ी वाला का हमने के स्कूल में पढ़ता ला सर, हमने के कोनो बच्चन के व्यवस्था नहीं मिला। आंगनबाड़ी कहाँ बा है ये नहीं खे आंगनबाड़ी, तो हमने के कहाँ से हमने के देखल है ये नहीं आंगनबाड़ियों पहाड़े पर हमने के कुछ नहीं खे सुविधा। तो यही डर है वो लड़कन के बिना भेजे नहीं जाए। हाँ यही डर है, लड़कन के नहीं भेजी ले जाए, लड़कन के फिर आंगनबाड़ी नहीं किया स्कूल में भेजी ले जाए पढ़े के। दरअसल अधौड़ा पहाड़ी पर 108 गांव हैं, जिसमें बिनोबा नगर ही पहाड़ी के नीचे है। गांव के पास का क्षेत्र भगवानपुर प्रखंड में आता है, पर यहाँ का अपना प्रखंड अधौड़ा 50 किलोमीटर दूर है। मजबूरी ये है कि स्थानीय स्कूलों में 6 साल से कम के बच्चों का नामांकन नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानाध्यापक की कोशिश के कारण उन्हें थोड़ी मदद मिल जाती है। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी ने जानकारी मिलने पर व्यवस्था बदलने का भरोसा दिया है। हमारे यहाँ 6 साल से बच्चों का ही नामांकन लेना है, 6 साल से नीचे का हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं है। फिर भी बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको रखते हैं, लेकिन सरकार का दिशा निर्देश है कि यहाँ पे 5 साल से नीचे के बच्चों को कोई भी सुविधाएं प्रदान न की जाए, चाहे MDM हो चाहे जो भी हो। इस केंद्र को या इस गांव को जो नीचे बस्ती में पड़ रहा है, अगर कोई अन्य प्रखंड है तो उनकी भलाई के लिए अपने विभागीय जो भी पदाधिकारी हैं हमारे डिपार्टमेंट से इस पे मंतव्य लेंगे और कुछ संभव हो, जो भी संभव प्रयास हो इस आबादी के लिए हम लोग जरूर करेंगे। पदाधिकारियों के भरोसे के बाद 10 साल से आंगनवाड़ी सुविधा से वंचित लोगों में उम्मीद जगी है। देखना यह है कि लोगों को कब ये सुविधा मिल पाती है। कैमूर से न्यूज 18 के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।